हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम आ चुके हैं हमारे चैप्टर सेकंड पे क्लास 10th के, जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो हमने जैसा कि 9th क्लास में भी पढ़ा है कि हम आसपास मैटर से घिरे हुए हैं। वो मैटर आपस में स्टेबल होने के लिए रिएक्शंस करता है, जो हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो आज हम मैटर के 3 नेचर जानने वाले हैं कि वो क्या वो एसिडिक फॉर्म में है या बेसिक फॉर्म में या सॉल्ट फॉर्म में है ना। ये मैटर के नेचर होते हैं कुछ। ठीक है, कि कोई किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब वो रिएक्शन करके जब एक सोल्यूशन बनाते हैं तो वो आपका एसिड बेस या सॉल्ट किस टाइप का नेचर बताता है ना। तो अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो बेटा एसिड हर वो चीज जैसे कि जिसमें खटाई होती है ना, अब बोलते उसमें क्या है, एसिड है। जैसे कि आपका दही है ना, इमली, आपका नींबू, संतरा, ये जितनी भी चीज है जिसमें खटास है उसमें क्या होता है, एसिड होता है। अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बात करो तो अब अगर मैं बेस की बात करूँ, सॉल्ट तो आपको पता ही है ऑब्वियसली टेस्ट कैसा रहता है। बेस की अगर मैं बात करूँ तो बेस बेटा आप उसका टेस्ट एक तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि साबुन का नहीं होता उस टाइप का है ना। अब वो आप टेस्ट तो नहीं करोगे ना, बट हाँ इमेजिन हो जाता है ऐसा कुछ होगा। बट अगर आप टेस्ट की बात करो तो आप हर चीज को आप टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते हो कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट है ना। तो देयर शुड बी सम मेथड्स टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज एसिड, बेस और सॉल्ट है ना। तो हम चैप्टर में यही समझने वाले हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कोई चीज, क्योंकि आगे जाके आप लैब में रिएक्शंस करोगे है ना, आपको प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे। आप और आगे जाओगे तो आपको और काम पड़ेगा इन केमिकल्स का। तो जब आप लैब में जाते हो तो लैब में आप हर चीज टेस्ट नहीं कर सकते, हर चीज आप स्मेल नहीं कर सकते। तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये चीज एसिड है, बेस या सॉल्ट है ना। तो वही चीजें हम क्या इस चैप्टर में समझने वाले हैं। ठीक है, आपको पूरा ध्यान से चैप्टर समझना है, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, और अगर कोई डाउट आए तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, एसिड्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, लिटमस पेपर नाम की आपने एक चीज सुनी होगी। एक ऐसा पेपर रहता है, एक ऐसा पेपर रहता है स्ट्रिप जैसा पतला सा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्यूशन में डालते हो, किसी सॉल्यूशन में डालते हो, देखो ये जो पेपर है ये 2 कलर का होता है ना। या तो ये ब्लू कलर का होगा है ना, या तो ये रेड पिंक कलर टाइप का आता है ना। इन दोनों में से किसी एक कलर का ये पेपर आता है ना। अगर आप ब्लू कलर वाला लिटमस पेपर ले रहे हो और वो ब्लू कलर वाला रेड में चेंज हो रहा है, मतलब आप जैसे इसको यहाँ डिप करोगे है ना, ये इनिशियली कैसा था, ये पहले पूरा ब्लू था है ना, है ना। ये पहले पेपर कैसा था, पूरा ब्लू था। लेकिन जैसे ही आपने इसको इसमें डिप करा तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे नीचे का हिस्सा रेड हो जाएगा ये। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर रहा है रेड में, तो आप समझ जाइए कि जो आपने ये सोल्यूशन लिया, ये जो सोल्यूशन है ये कैसा है नेचर में, ये सोल्यूशन जो है वो एसिड है, एसिडिक है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये रहता है कि आप लिटमस पेपर से पता कर लीजिए कोई चीज एसिड है या बेस है ना। और लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग अगर आप बेस की बात करो तो बेस में क्या होता है, बेस में अगर आपने सोल्यूशन लिया है, ठीक है, और आपने यहाँ पे अगर रेड कलर का लिटमस लिया है, कौन से कलर का, रेड कलर का लिटमस लिया है ना। अब इसको रेड कलर का लिटमस बना देते हैं ना। ये रेड लिटमस बना दिया, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन बना दिया। तो अगर आप रेड लिटमस पेपर को आप इस सोल्यूशन में डिप करोगे और अगर वो सोल्यूशन कैसा है, बेसिक के नेचर में, तो ये इसका कलर काय में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा। तो अगर आपका लिटमस काय से रेड से ब्लू में चेंज दिखाता है, दैट मीन्स समझ जाओ जो आपका सोल्यूशन है वो कैसा है, बेस है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो ये एसिड ना हो है ना, ये क्या हो, अगर आप बेस ले रहे हो, क्या ले रहे हो आप, बेस ले रहे हो, और बेस में ही आप क्या कर रहे हो, ब्लू कलर का लिटमस डाल रहे हो है ना। बेस में आप क्या कर रहे हो, ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाल रहे हो, ये आपने लिटमस पेपर डाल दिया। ठीक है, अब हमने क्या बोला है कि ब्लू कलर का लिटमस एसिड में रेड कलर दिखाता है, लेकिन अगर आप बेस में डालोगे तब क्या करेगा, तो बेटा ब्लू कलर ही रहेगा, क्योंकि वो बेस में है ना। और इसी तरह जब आप यहाँ की बात करो, अब आपने क्या बोला कि बेस में जो रेड कलर है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। तो इन केस अगर मैं क्या करूं, मैं एसिड में रेड कलर ले लूं, तो ये एसिड ले लूं और एसिड में मैं क्या करूं, रेड कलर का लिटमस डाल दूं,
ये रेड कलर का लिटमस पेपर डाल दिया मैंने एसिड में, तो ये क्या करेगा, नहीं चेंज दिखाएगा, वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो बेस में चेंज दिखाता है। तो आपको आई बात समझ में कि आप लिटमस पेपर के थ्रू आप कैसे कलर चेंज करके बता सकते हो कि कोई चीज आपकी एसिडिक है या बेसिक के नेचर में, ठीक है, पहली चीज। अब अगर आपके पास लिटमस पेपर नहीं हो तो आप थ्योरी वाइज कैसे चलोगे, आपको कैसे पता पड़ता है कि कोई चीज एसिड है या बेस है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है, और आपको मेन यही याद रखना रहता है आगे जाके कि एसिड्स वो होते हैं जिसका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एक्वस सॉल्यूशन आप बनाते हो तो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट लिखी आपने, अभी आप इसको समझोगे अच्छे से कैसे, देखो है ना, आपने क्या करा, कोई भी एसिड लिया रैंडम, आपको कुछ कुछ एसिड्स के नाम याद होंगे, है ना, ये आपने एसिड ले लिया कोई सा, मान लो क्या ले लिया, HCl ले लिया, क्या ले लिया, HCl ले लिया, और उसका एक्वस सोल्यूशन मिला है, मतलब पानी में लिया है उसको, काय में लिया है, पानी में लिया है। तो देखो आपको इतना पता है कि जो HCl आपने लिया है, ये HCl पानी में जाके टूट जाएगा, H पॉजिटिव अलग हो जाता है और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। तो आपको अगर पानी में जाके ये H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं तब आप समझ जाइए कि आपने जो लिया है वो क्या है, एसिड है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, मान लो आपने क्या लिया है, H2SO4 लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, तो वो क्या बनाएगा, 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहे हैं, ये H प्लस आयंस मिल रहे हैं, है ना। मान लो आपने ले लिया नाइट्रिक एसिड HNO3, क्या होगा, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, NO3 नेगेटिव अलग हो जाएगा, है ना। तो पानी में जाके अगर आपको H पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपने जो लिया है वो क्या है, एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ऐसा बेसिस में आप कैसे पता लगा सकते हैं, तो देखो बेसिस में ऐसा होता है, बेसिस हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं, बेस को जब तुम एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, है ना, मान लो मैंने क्या करा, ये बेस ले लिया है, ये क्या है आपके पास, बेस है ना, बेस है, बेस का मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, कौन कौन से बेस में ले रही हूँ, मान लो पहले मैंने पानी में, ठीक है, पहले मैंने ले लिया NaOH, क्या ले लिया, NaOH, NaOH, तो NaOH क्या करेगा, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव अलग हो जाएगा, तो आपको क्या मिल रहा है पानी में जाने के बाद, हाइड्रोक्साइड आयंस मिल रहे हैं। तो आप क्या समझ सकते हैं कि ये क्या है, बेस है, ठीक है। और एग्जांपल देखो, मान लो मैंने ले लिया KOH, क्या ले लिया, KOH, तो क्या अलग हो जाएगा, K पॉजिटिव अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। तो ये अरेनियस थ्योरी है, आपको आगे जाके और डिटेल में आएगी कि अगर पानी में डालने के बाद कहीं से हमको ये हाइड्रोक्साइड आयंस मिल रहे हैं, दैट मीन्स वो आपका क्या है, बेस है, और अगर H पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं तो वो क्या है, आपका एसिड है। आई होप आपको क्लियर समझ में आएगा, ये कट टू कट डेफिनेशन होती है एसिड और बेस, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिकेटर, ऐसे ये पीएच वाला, ये जो अभी आपने देखा ना लिटमस पेपर वाला, ये तो एक तरीका हो गया आपको इंडिकेट करवाने का कि हाँ कोई चीज एसिड है या बेस है। देर आर मेनी इंडिकेटर्स एंड मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स दैट आर प्रेजेंट, जो हम यूज करते हैं टू इंडिकेट वेदर इट इज एसिड और बेस, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर ऐसी चीज जो आपको इंडिकेट कर दे कि कोई एसिड है या बेस है ना। सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर, अब कैसे इंडिकेट करता है ये इंडिकेट करता है दो तरीके से, है ना, या तो वो अपना कलर चेंज करता है या तो वो अपनी स्मेल चेंज करता है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तो हम बोल देते हैं कि क्या है, ऐसा इंडिकेट करके बता रहा है ये एसिड है या बेस है, ठीक है। तो कुछ इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, हमने नहीं बनाए हैं, जैसे कि टर्मरिक, हल्दी, हल्दी आपका कलर चेंज करती है एसिड मीडियम में, ठीक है, एसिड बेस मीडियम में। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब जो बनाए गए हैं, है ना, लैब में, फिनोफ्थलीन, आप करेंगे एसिड बेस रिएक्शन तब आप फिनोफ्थलीन का यूज करेंगे 11th क्लास में, एसिड बेस आने पर ये क्या कर देता है, अपना कलर चेंज करके बता देता है। ऑल फैक्टर इंडिकेटर, ऐसे इंडिकेटर्स को कहा जाता है जो अपनी स्मेल चेंज करके बताए, जैसे कि क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, वेनिला एसेंस, आपने देखा होगा केक में हम वेनिला एसेंस का यूज करते हैं। तो ये सारी ही चीजें क्या करती है, एसिड बेसिक मीडियम में अपना कलर या स्मेल चेंज करके हमको बताती है
कि ये क्या है, एसिड है या बेस है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जैसा कि हमने बोला कि भैया H+ आयंस मिला तो एसिड है, OH- आयंस मिला तो बेस है, बट आपको पता कैसे पड़ेगा कौन सा आयन मिला? वो तो पानी में हो गया ना, आप कभी डाल के देखो, आपको दिखेगा थोड़ी ना कि H+ आयन मिला है, OH- आयन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम केमिकल रिएक्शन लगाते हैं, है ना, उनको किसी ना किसी से रिएक्ट करवा के देखते हैं कि भैया ये रिएक्शन करने पर क्या रिएक्ट प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, सो दैट हम प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ ये एसिड है या बेस है। क्योंकि आपको कुछ भी बन जाए वहां पे, आपको दिखेगा नहीं अनटिल एंड अनलेस हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जब हमने बोला था कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस है जिसको हमको ऑब्जर्व करके समझ में आ जाता है कि हाँ रिएक्शन हो गया। हमने पढ़ा था उसमें, या तो कलर चेंज हो जाए, तो अगर कलर चेंज हो रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा एसिड बेस है, या तो कोई गैस निकल जाए, है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो इनमें से अगर कोई भी चीज होती है तब आपको पता पड़ जाता है कि हाँ वहां पे ये है ना। तो हमको यही सारी चीजें करवानी है। पहला है रिएक्शन विथ मेटल। अगर आप एसिड की रिएक्शन करवाते हैं मेटल के साथ, तो देखो होता क्या है, मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके मेन जो देता है वो देता है हाइड्रोजन गैस, और इस हाइड्रोजन गैस से हम समझ जाते हैं कि वो क्या है, एसिड है। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी रहती है काय की, एसिड की, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने एसिड ले लिया HCl, क्या ले लिया, HCl, और उसकी रिएक्शन करा दी मैंने सोडियम के साथ, है ना, सोडियम मेटल ले लिया, सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दी। ठीक है, इनको 2 ले लो आप ऐसा, है ना, तो ये रिएक्शन होगी। सोडियम क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ी है, ये सोडियम क्या करेगा, इसको H+ को डिस्प्लेस करके इसकी जगह जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ से 2NaCl, है ना, 2NaCl, और जो 2H बचे वो हाइड्रोजन गैस बन के क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो आपका यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, आपका जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस के साथ क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकली, ये ऐसा पॉपअप साउंड के साथ निकलती है, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ हाइड्रोजन गैस अगर निकल रही है दैट मीन्स क्या है, वो एसिड है। कुछ बेसिस भी होते हैं जो हाइड्रोजन गैस देते हैं, बट मेनली ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, एसिड्स की होती है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे अगर आप आओ, आप अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एम मतलब मेटल, है ना, आप किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर मेटल की रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन करवा के देखते हैं, तो पहले हम रिएक्शन करवा के देखते हैं। मान लो एसिड आप सेम ले लो HCl, मेटल कार्बोनेट ले लो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, है ना, क्या रिएक्शन होगी बेटा यहाँ पे, तो जब भी मेटल कार्बोनेट आपका आता है तो सबसे पहले तो आपको जो रिलीज करनी है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या रिलीज करनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको क्या करनी होती है, रिलीज करनी होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करी, जो सोडियम है वो Cl के साथ बाहर हो जाएगा, तो 2NaCl बनेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी आप क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। अब मैं बैलेंसिंग फिर से नहीं सिखाऊंगी, ऑलरेडी आप फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब बचा क्या, देखो 2Na2Cl निकल गए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन गैस बची, और यहाँ से एक क्या बचा है, ऑक्सीजन बचा है, तो वाटर H2O यहाँ पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि जब आपका एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, तो वहां पे क्या बनता है, सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट, अगर आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करें, ये तो एक पार्ट हो गया। ठीक है, ये दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब आप क्या करें, हाँ, अब आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएं, जैसे कि आप सेम एसिड ले लो HCl और इसकी रिएक्शन कराओ NaHCO3, क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब क्या होगा, सेम वही चीज होगी यहाँ पे भी, देखो NaCl निकलेगा, है ना, NaCl निकलेगा, 2NaCl निकला, 2NaCl निकला,
ठीक है वही है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर बनेगा, या इसको एक काम करो, इसको टू मत करो, ऐसे बैलेंस करो इसको, ये टू हटाओ, एक NaCl निकल गया, H2, अब एक वाटर निकल जाएगा, ठीक है, पानी, और सेम वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेम रहते हैं। आप एसिड की रिएक्शन, अब आप इसको जनरलाइज करके ऐसे लिख सकते हो, कैसे, कैसे लिख सकते हो कि आप एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराओ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराओ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराओ, इन दोनों में से किसी के भी साथ कराओ, आपके जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो प्रोडक्ट्स आपके यही रहेंगे, सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, यहां से आप ये पूरा की पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, अगर आप एसिड और बेस को आपस में ही रिएक्ट करवा दो तब क्या रिएक्शन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस रिएक्शन को बोला जाता है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या, एसिड बेस आपस में न्यूट्रल हो गए, है ना एसिड रहा ना बेस रहा, उसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो। तो देखो, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब बनता है आपका सॉल्ट। क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल के लिए आप करके देखो, मान लो मैंने एसिड ले लिया HCl, बेस ले लिया NaOH, बहुत फेमस रिएक्शन है। HCl जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो आपको बाहर क्या करना है, आपको सिंपल ये NaCl बाहर कर देना है, ये NaCl, ठीक है, NaCl आपका बाहर हो जाएगा, सॉल्ट, NaCl बाहर हो गया, बचा क्या, देखो OH और H, क्या बच गया, वाटर, H2O। तो ये भी न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल होता है ना, एसिड बेस कुछ नहीं है इसमें से। तो ये रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप एसिड बेस को आपस में रिएक्ट करवाते हो, एसिड बेस को आपस में रिएक्ट करवाते हो, है ना, एसिड बेस को आपस में रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है और एक वाटर बनता है, ठीक है। अच्छा, एक और रिएक्शन, ये आपके लिए वो होमवर्क रहेगा, करके आना, आप रिएक्ट करवा के देखो, HCl प्लस KOH, HCl प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बैलेंस करने के साथ साथ पहला, दूसरा, तीसरा, HNO3 प्लस NaOH, चौथा H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस आपको करवा के देखनी है, ठीक है। एक और रिएक्शन है इसमें कि अगर कोई मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे लिख लेना, है ना, कि अगर कोई मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड भी आपका अगर एसिड से रिएक्ट करता है ना, एसिड से रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है, तब भी आपका सॉल्ट और वाटर ही बनता है, सॉल्ट प्लस
वाटर। ले लो आप एग्जांपल कोई सा भी मेटल ऑक्साइड का, HCl ले लो एसिड, है ना, और मेटल ऑक्साइड ले लो आपका, मान लो जिंक ऑक्साइड ले लो, ठीक है। क्या होगा यहाँ से, यहाँ पे आपको बैलेंसिंग के लिए 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ 2 लगाओगे, क्या होगा, जिंक Cl के साथ क्या बना लेगा, ZnCl2, ये बन गया आपका सॉल्ट, है ना। सोडियम ऑक्साइड भी ले लो अगर आपको सोडियम ऑक्साइड लेना है, तो मैं तो खाली जस्ट समझा रही हूँ आपको, और ये बन जाएगा आपका वाटर। आप रैंडम कुछ भी ले लेकर देखो क्या बन रहा है ना, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, गलत होगा वो भी समझ में आएगा, सही होगा तो भी समझ में आएगा। अभी हमारा मेन पर्पस क्या है कि इसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, पहला रिएक्शन मन से सोच पा रहे हैं तो वो बैलेंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, है ना। तो ये 2-3 चीजें आपको भी अच्छे से समझनी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस। हमको ये समझ में आ गया एसिड है, हमको ये समझ में आ गया बेस है, बट एसिड में भी कैटेगरी होती है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है कितना वीक एसिड है ना। एसिड अलग अलग, अब जैसे कि हम इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ एसिड को आप टेस्ट कर पा रहे हो लेकिन कुछ एसिड्स को आप टेस्ट नहीं कर सकते, वो इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं कि अगर ऐसा आपके हाथ पे भी गिर जाए ना 1 ड्रॉप तो वो आर पार हो जाए, इतना स्ट्रॉन्ग। देखते ना एसिड से किसी के ऊपर डाल दिया तो पूरी बॉडी जल गई, तो अब आप टेस्ट कर रहे हो तो वो एसिड भी तो मुंह के अंदर जा रहा है, तब तो नहीं जल रहा, आप खाने में भी यूज कर रहे हो। तो ये आप आइडेंटिफाई या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्या, हाँ एसिड में भी सब एक जैसे नहीं होते, उनका कुछ ना कुछ लेवल रहता है, कुछ वीक रहते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और सेम बेस में भी ऐसा ही रहता है, कुछ बेस क्या होते हैं वीक होते हैं, कुछ बेस क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। वीक बेस आप खाने के लिए यूज कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग आप नहीं यूज कर सकते। तो ये जो स्ट्रेंथ है उनकी, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ये पता पड़ता है हमको पीएच स्केल के थ्रू। कैसे पता पड़ता है, पीएच स्केल के थ्रू, जैसे आपकी लाइन खींचने वाली स्केल होती है उस टाइप का एक स्केल रहता है जो बताता है, पीएच बताता है कि आपका जो भी सोल्यूशन है उसका पीएच कैसा है, और उस पीएच के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या, 0 से लेकर 14 तक की एक स्केल रहती है आपके सामने। अब जिसमें अगर पीएच 7 से कम है, 0 से 7 के बीच में अगर पीएच आ रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, एसिड है, ठीक है। अगर पीएच 7 से 14 के बीच में है, 7 से 14 के बीच में, तब आप समझ जाइए कि वो चीज क्या है, बेस है। लेकिन अगर पीएच 7 है तो, अगर एग्जैक्ट 7 है तब, इस वाले पॉइंट पे आप समझेंगे कि वो चीज न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल क्या हो सकती है, एग्जाम्पल वाटर, पानी का पीएच क्या होता है, 7। ये बोर्ड्स एग्जाम में लगभग बहुत बार रिपीटेटिवली पूछा जाता है कि वाटर का पीएच क्या है या न्यूट्रल पीएच, 7 पीएच किसका है, तो आपको ये याद रखना है ना। 7 से कम एसिड, 7 से ज्यादा बेस, और अगर एग्जैक्ट 7 है तो क्या है, वो न्यूट्रल है, पानी उसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब 7 से कम, अब 7 से कम में तो 6 भी आता है, 1 भी आता है, 3 भी आता है, तो स्ट्रेंथ आप ऐसे बताते हैं कि 7 आपने देख लिया न्यूट्रल है, यहाँ के जो एसिड्स है इधर इधर के, है ना, इधर के आप बोल सकते हो कि ये वीक एसिड है। जैसे जैसे आप 0 की तरफ बढ़ रहे हो, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब अगर आप इधर के बोलो, इधर के, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। अभी जो आपने HCl वगैरह पढ़ा ना, H2SO4, वो सब इधर 1 2 के इधर ही आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और जो इधर इधर के एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं। मतलब ये यहाँ से लेकर आप समझ सकते हो ये वाला सेक्शन कैसा होता है, वीक वाला सेक्शन होता है, जो आप खाने पीने में ले सकते हो, है ना, कंज्यूम कर सकते हो आप, ठीक है। बेस में भी सेम ऐसा, इधर वाले वीक है, जैसे जैसे आप 14 की तरफ बढ़ोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सबके इधर 13 14 12 इधर इनका पीएच आता है, तो वो क्या होते हैं, फिर बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं। अब इससे रिगार्डिंग आपका होमवर्क ये है कि आपके टेबल में, आपके एनसीईआरटी में देखना, आपको एक टेबल मिलेगी एनसीईआरटी में, जिसमें खाने की या फिर बहुत सारी अलग अलग चीजों में आपको एसिड का नाम मेंशन करके दे रखा है कि किस चीज में कौन सा एसिड होता है। जैसे कि आपका इमली में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड गाय में होता है ना, और चींटी के स्टिंग में कौन सा होता है ना, वो जो चींटी काटती है सूजता किस वजह से, किस एसिड की वजह से सूजता है, या क्या केमिकल होता है उसमें। तो अलग अलग एसिड्स के नाम मेंशन है आपकी बुक में, वो टेबल आपको पूरी करनी है ना, कंप्लीट करनी है, वो टेबल लर्न करनी है, उससे आपके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड काय में होता है, ये सारे, टमाटो में कौन सा एसिड होता है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है, ठीक है।
इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच है ना। अब पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है, पीएच इतना जरूरी क्यों है बेटा? देखो ऐसा होता है कि हर चीज एक प्रॉपर पीएच में काम करना पसंद करती है। जैसे कि अगर पानी है, पानी जैसे कि न्यूट्रल है तो उसका पीएच क्या है, 7 है ना। अगर वो 7 पीएच इधर उधर हुआ है ना, मतलब 7 भी नहीं एग्जैक्ट, आप ऐसा 6.8 से 8 के रेंज में समझ सकते हो, इस पीएच तक का पानी आप पी सकते हो है ना, वो आपके पीने लायक बेस्ट होता है। लेकिन अगर इससे इधर उधर आपका पीएच हुआ तो आप समझ रहे हो वो पानी कैसा हो गया, एसिडिक या बेसिक हो गया। अब आप वो न्यूट्रल पानी नहीं रहा है ना, अगर आप एसिडिक वाटर पियोगे तो आपके पेट में एसिडिटी हो जाएगी, बेसिक पियोगे तो बेसिसिटी हो जाएगी, मतलब दोनों ही कंडीशन में आपका पेट खराब होगा है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर ऐसी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो प्रॉपर पीएच में, जैसे कि आपकी बॉडी एक प्रॉपर पीएच में वर्क करती है ना। आप फसल वगैरह देख लो, कौन सी फसल कब उगानी चाहिए, मिट्टी का पीएच क्या होना चाहिए है ना, आपके मुंह के अंदर का पीएच क्या होना चाहिए। तो हर चीज क्या होती है, पीएच बेस्ड होती है। पीएच मतलब एसिड बेस में भी किस पीएच पे एग्जैक्ट वो चीज वर्क करनी चाहिए है ना। इसका आप एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट आप क्या करो, एनसीईआरटी से ही पढ़ो है ना। आपके एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट्स है, लेट मी शो हियर। ये टेबल है ना, ये पूरी टेबल जो मैंने बोला किसमें कौन सा, और ये पीएच देखिए है ना, आपको बता रखा है किसका कितना पीएच रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच है ना। देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स, पहला पॉइंट है आपका क्या, प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना। प्लांट्स एंड एनिमल्स आपके एक जो हम एनिमल्स में हम भी आ गए, पौधे और एनिमल्स, बॉडी, ह्यूमन बॉडी, सब ये पर्टिकुलर पीएच रेंज में काम करते हैं। अगर इनका पर्टिकुलर पीएच रेंज इधर उधर हुआ तो क्या हो जाता है, फिर दिक्कत आ जाती है। जैसे कि आपकी नॉर्मल जो रेन हो रही है, बारिश हो रही है ना, उसका पीएच क्या रहता है, नॉर्मल पानी के आसपास रहता है। लेकिन अगर वो पीएच कम हो जाए, किससे कम हो जाए, 5.6 पीएच से कम हो जाए, तब आप उस कंडीशन में उसको एसिडिक रेन बोलते हो, मतलब वो अब एसिडिक नेचर की हो गई। वो अगर कहीं गिरेगी तो क्या होगा, नुकसान पहुंचाएगी। जैसे कि यहाँ पे ताजमहल का पूछा जाता है, ताजमहल का जिक्र होता है कि ताजमहल के मार्बल सारे व्हाइट है ना। अब वहां पर जब वो एसिड रेन गिरती है तो उससे रिएक्ट करके वो मार्बल काला कर रही है उसका, है ना। तो मतलब एसिड वाली रेन अगर कहीं गिर रही है तो वो तो एसिड अपना रिएक्शन दिखाएगा ना कहीं पे भी। तो हर चीज का एक पर्टिकुलर पीएच क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, और वही पीएच अगर एसिड रेन आपका पानी में गया, नदी नालों में गया बह के, फिर क्या होगा, जो जानवर वहां रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जिनको आप बोलते हो, जिनका सर्वाइवल ही पानी से है, वो भी वही पीएच एसिडिक पानी क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और उनकी इधर भी फिर क्या आएगी, सर्वाइवल में प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करें मिट्टी का पीएच है ना। अभी मैंने बोला कि अगर आपको ढंग से कोई ग्रोथ करनी है किसी पौधे की, किसी फसल की, तो उस मिट्टी का स्पेसिफिक पीएच हमको मालूम होना जरूरी है कि कौन सा किस पीएच में काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का भी मैंने बताया कि क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं है ना, आपके बॉडी में क्या होता है, आपका स्टमक से क्या होता है, खाना डाइजेस्ट करने के बाद